आज आज से हम लोग पर्यावरण का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। और पर्यावरण पढ़ने से पहले हम लोग अप्रोच सिनॉप्सिस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अप्रोच सिनॉप्सिस, या हम कह लें कि इससे पहले अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके पाठ्यक्रम पे चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे तो आप निश्चित कर पाएंगे, यहाँ पे निर्णय कर पाएंगे कि इस श्रृंखला में जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो श्रृंखला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसमें बने रहना है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके पाठ्यक्रम को देख के आप निश्चित कर पाएंगे, निर्णय कर पाएंगे। पहले हम लोग पहला टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो होगा आधारभूत संरचना पे, पर्यावरण के आधारभूत या मूलभूत अवधारणा पे। किस पे चर्चा होगी हमारी? मूलभूत अवधारणा। सबसे पहले हम लोग मूलभूत अवधारणा के बारे में देखेंगे। पर्यावरण में जो सतत विकास है, धारणीय विकास है, और पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है, पारिस्थितिकी शब्द का अर्थ क्या है, जैविक घटक क्या हैं, अजैविक घटक क्या हैं। तो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा यहाँ पे होने वाली है मूलभूत अवधारणा के अंतर्गत। दूसरा जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र दूसरा टॉपिक हम लोगों का होगा पारिस्थितिकी तंत्र, और इसके अंतर्गत भी हम लोग पढ़ेंगे संरचना और प्रकार्य। दो चीज इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, संरचना और दूसरा क्या है, प्रकार्य। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना देखेंगे और इसका प्रकार्य देखेंगे। प्रकार्य में जो हम देखेंगे वो उत्पादक देखेंगे, जैव रासायनिक चक्र देखेंगे, स्थिरता और अनुक्रम देखेंगे। ऐसा यहाँ पे प्रकार्य के अंतर्गत। तो प्रकार्य के अंतर्गत हम लोग और चीज़ें क्या देखेंगे, उत्पादक, जैव रासायनिक चक्र, उत्पादक या उत्पादकता, जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक चक्र में भी दो चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैव रासायनिक चक्र में दो चीज़ें देखेंगे, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। क्या देखेंगे हम लोग? गैसीय चक्र और यहाँ पे अवसादी चक्र। ये गैसीय चक्र में भी हम लोग देखेंगे जो जल चक्र है और ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, ये सारी चीज़ें जो हैं गैसीय चक्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इसके बाद स्थिरता और अनुक्रम। स्थिरता यहाँ पे देखेंगे, स्थिरता, और एक और टॉपिक है अनुक्रम। तो इसको यहाँ पे देखा जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हो गई? पहला तो मूलभूत अवधारणा है, दूसरा टॉपिक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र है, और पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत दो चीज़ें हम लोग देखेंगे, संरचना और प्रकार्य। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना देखेंगे और उसका प्रकार्य देखेंगे। प्रकार्य में भी क्या क्या हमें देखना है, उत्पादक या उत्पादकता देखना है, जैव रासायनिक चक्र, स्थिरता और अनुक्रम के बारे में बात करेंगे। जैव रासायनिक चक्र जो है उसमें गैसियस चक्र और अवसादी चक्र देखेंगे, और अवसादी चक्र में वो जो चक्र होते हैं, जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे देखा जाएगा गैसियस चक्र में। तीसरा जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा जैव विविधता। तीसरा है जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी तीसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या है, इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे जैव विविधता में देखा जाएगा। उसके बाद बायोम जो होता है, बायोम हिंदी में इसको जियोम कहते हैं,
बायोम हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पे। बायोम के बाद जो पाँचवें नंबर पे होगा वो होगा प्रदूषण। और प्रदूषण जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक होगा हम लोगों का। पाँचवें नंबर पे प्रदूषण हम लोग देखेंगे, प्रदूषण। और प्रदूषण में भी ढेर सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मृदा क्षरण, ये चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको भी, क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो भूमि प्रदूषण देखेंगे यहाँ पे, इसमें इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मृदा क्षरण, ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और मृदा क्षरण के अलावा हम लोग देखेंगे इसमें जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इसके अलावा दो टॉपिक इसमें प्रदूषण में और होंगे, वो होंगे ध्वनि प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रदूषण के अंतर्गत देखेंगे। क्या क्या? भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये यहाँ पे प्रदूषण है और यहाँ पे भी प्रदूषण है। तो मृदा प्रदूषण, मृदा क्षरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण से संबंधित जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखा जाएगा। इसमें भी हम लोग जल प्रदूषण में जैसे जल प्रदूषण है, यहाँ पे देखें, अगर जल प्रदूषण है तो जल प्रदूषण में सुपोषण, शैवाल प्रस्फुटन, क्या देखेंगे यहाँ पे? सुपोषण, शैवाल प्रस्फुटन। इसके अंतर्गत जल प्रदूषण के अंतर्गत सुपोषण, शैवाल प्रस्फुटन, जल में धातु प्रदूषण, नदी प्रदूषण, ये चीज़ें देखेंगे। जल में धातु प्रदूषण, इसी में हम लोग नदी प्रदूषण देखेंगे, नदी जल प्रदूषण। ये सारी चीज़ें हम लोग जल प्रदूषण के अंतर्गत देखेंगे। ये जल प्रदूषण के अंतर्गत सुपोषण, शैवाल प्रस्फुटन, जल में धातु प्रदूषण, नदी जल प्रदूषण, भूमिगत या सतही जल प्रदूषण भी हम लोग यहीं पे देख लेंगे। भूमिगत या सतही जल प्रदूषण, क्या देखना है? भूमिगत या सतही जल प्रदूषण, इसी में देखना है जल प्रदूषण के अंतर्गत। वायु प्रदूषण में जलवायु प्रदूषण देखेंगे हम लोग। वायु प्रदूषण जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। इसको यहाँ पे अगर इस साइड देखें, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, तो ये स्टार वाला जो है इसको यहाँ पे ला देते हैं। क्या है ये? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण में हम लोग क्या क्या देखेंगे? वायु प्रदूषण में भूमंडलीय तापन देखेंगे, ओजोन परत का क्षय देखेंगे, अम्ल वर्षा देखेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे। तो जलवायु प्रदूषण, भूमंडलीय तापन, जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ओजोन परत, ओजोन परत का जो क्षरण है उसको भी देखेंगे। ओजोन परत क्षरण को देखने के बाद इसमें अम्ल वर्षा हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे?
अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, ये देखने में 5 टॉपिक हैं। जैसे नंबर अगर किया जाए, नंबरिंग किया जाए, गिनती करें तो 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं यहाँ पे। लेकिन 5 टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक भी शामिल हैं जो कि अपने आप में, जैसे जलवायु परिवर्तन है, भूमंडलीय तापन है, ये बड़ी बड़ी टॉपिक्स हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषण के अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ेंगे। देखने में यहाँ पे 5 हैं लेकिन वो बड़ी बड़ी टॉपिक्स हैं, एक एक विषय हैं वो सब अपने आप में। तो ये सारी चर्चा होनी है। उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, इसी में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। देखिए एक टॉपिक और आ गया इसमें, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, इसमें राष्ट्रीय देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे क्या उपाय किए जा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, नियंत्रण के, प्रदूषण नियंत्रण के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद नियम कानून समझौते जो हैं वो बचेंगे इसमें, तो वो देख लेंगे। नियम कानून समझौते, जो समझौते हुए होंगे प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, वो समझौते, वो कानून, नियम, और फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखा जाएगा प्रदूषण के अंतर्गत। इसके बाद जो है वो अगला है सतत विकास। सतत विकास अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सतत विकास यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो इतनी टॉपिक हो गई आपके सामने, इतने बिंदु हो गए, इन सब पे हमें बात करना है। और अगला जो है वो सतत विकास है। अभी बिना इरेज किए जगह दिख रहा है तो वहीं पे लिख देते हैं। सतत विकास क्या है, छठा जो है वो है सतत विकास। अब सतत विकास के अंतर्गत भी कुछ चीज़ें हमें देखनी हैं। तो सतत विकास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सतत विकास लक्ष्य क्या क्या है। सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, सतत विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या हो रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी देखेंगे सतत विकास के अंतर्गत। पहले तो सतत विकास का अर्थ समझेंगे। सतत विकास का अर्थ तो यहाँ पे ही हम लोग समझ लेंगे, मूलभूत अवधारणा के अंतर्गत सतत विकास को समझ लेंगे, फिर यहाँ पर भी समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य को देखेंगे, राष्ट्रीय प्रयास देखेंगे, सतत विकास के संदर्भ में क्या क्या हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में भी यहाँ पे चर्चा होगी। अगला जो टॉपिक है 7वां वाला, वो होगा हम लोगों का संस्थाएं व संगठन। जो पर्यावरण से संबंधित कुछ संस्थाएं होंगी, संगठन होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। संस्थाएं व संगठन, इसमें भी 2 चीज़ें होंगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखा जाएगा। राष्ट्रीय, जब हम राष्ट्रीय कह रहे होते हैं तो मतलब होता है भारतीय से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये 2 तरह की संस्थाएं देखेंगे जो कि संबंधित होगी पर्यावरण से। उसके बाद भारत सरकार के प्रयास, पर्यावरण के संदर्भ में भारत सरकार के प्रयास, 8वां जो टॉपिक होगा यहाँ पे लिख लेते हैं। पर्यावरण
के संदर्भ में भारत सरकार के प्रयास यहाँ पे देखा जाएगा। और 9 नंबर पे जो होगा वो होगा विविध। जो चीज़ बचे होंगे छूटे छटके यहाँ पे देखेंगे विविध में, विविध। कुल मिला के देखने में तो 9 टॉपिक हैं, क्या है, 9 बिंदु हैं, 9 पार्ट हैं, 9 लेसन्स हैं देखने में। लेकिन इसके अंतर्गत एक एक लेसन समाहित हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा और विस्तार से सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मूलभूत अवधारणा, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, बायोम, प्रदूषण, सतत विकास, संस्थाएं और संगठन, पर्यावरण के संदर्भ में भारत द्वारा किए गए प्रयास को देखेंगे। उसके बाद बाकी ढोकी जो है वहाँ पे देखेंगे। इसमें भी हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में संरचना देखेंगे और प्रकार्य देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्य में हम लोग उत्पादक या उत्पादकता देखेंगे, जैव रासायनिक चक्र देखेंगे, स्थिरता और अनुक्रम देखेंगे। जैव रासायनिक चक्र में गैसीय चक्र देखेंगे, अवसादी चक्र देखेंगे। वहाँ पे गैसीय चक्र में कार्बन चक्र देखेंगे, जल चक्र देखेंगे, नाइट्रोजन चक्र देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद बायोम है, जल, ये प्रदूषण है, प्रदूषण में इतनी सारी चीज़ें देखेंगे। जल प्रदूषण में ये सारी चीज़ें, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय में ये सब, वायु प्रदूषण में ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। तो कुछ छूटने वाला है नहीं, कहीं से छूटता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर भी जो चीज़ें छूट रही हैं यहाँ पे आप देखेंगे विविध में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे किसमें, पर्यावरण में। तो अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, थोड़ी सी बातें इसमें मूलभूत अवधारणा के संबंध में कर लेते हैं। मूलभूत अवधारणा में सबसे पहले हम लोग पर्यावरण जो शब्द है उसको समझेंगे। जैसा कि आमतौर पे कोई भी विषय शुरू करने से पहले उसके संदर्भ में समझा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पर्यावरण जो शब्द है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पर्यावरण को समझ लेते हैं। जैसा कि कोई भी विषय पढ़ने से पहले सबसे पहले जिस नाम पे उस विषय का नाम रखा गया होता है उसके बारे में देखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे पर्यावरण के बारे में कहा जाता है कि जो पर्यावरण शब्द है संस्कृत के परि धन आवरण से बना हुआ है। परि और आवरण है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। ये सिंपल सी बात है। ये अब अगली जो बात है वो भी सिंपल सी है। ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जो अंग्रेजी शब्द है इन्वायरमेंट, वो क्या किया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और जिसमें से उसका अर्थ है इन, जो ए वायरने शब्द से लिया गया है। 2 शब्द है, एक है ए और वायरने, यहाँ से लिया गया है। और इन दोनों का अर्थ भी यही होता है, चारों ओर से घिरा हुआ या घेरना। ए वायरने से बना हुआ है। फ्रेंच भाषा है, क्या है, फ्रेंच शब्द है ए वायरने, ए वायरने। इसका अर्थ होता है घिरा हुआ। क्या होता है, घिरा हुआ।
ये तो रहा सीधी सी और सिंपल सी बात इसके बारे में, इसके शब्द के बारे में, कि कोई भी जीव अपने जिन जिन चीज़ों से घिरा हुआ होता है वो उस जीव का पर्यावरण होता है। ये क्या है? ये एक्स जीव है। ये क्या है? जिन जिन चीज़ों से घिरा हुआ होगा, अपने तरफ अपने चारों ओर जिन जिन चीज़ों से घिरा हुआ होगा वही इसका पर्यावरण होगा, क्योंकि लिखा है चारों ओर से घिरा हुआ। तो चारों ओर से जिन जिन चीज़ों से घिरा हुआ होगा वह उस जीव का क्या होगा? पर्यावरण होगा। तो पर्यावरण में ये किस किस चीज़ से घिरा होगा? मान लेते हैं ये एक्स जीव है, तो किन किन चीज़ों से घिरा हुआ होगा? दो घटकों से घिरा हुआ होगा। एक होगा जैविक घटक और दूसरा होगा अजैविक घटक। एक होगा जैविक घटक और एक अजैविक घटक होगा। कोई भी जीव दो घटकों से घिरा हुआ होता है, तो एक होता है जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या है? जैसे हम हैं, हम अपने घर में हैं, हमारे चारों तरफ हमारे मम्मी पापा भैया बहन दादी दादा ये सारे लोग जो होंगे वो जैविक घटक है। इन सारे चीज़ों से, इन सारे लोगों से हम घिरे हुए होते हैं। वो क्या है? वो जैविक घटक हैं। लेकिन घर में थरिया बर्तन हैं, चूल्हा चौका हैं, ये सारी चीज़ें, और मेज़ हैं, कुर्सी पुस्तक, दीवारें हैं, छत हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे भी घिरे हुए होते हैं। इसके अलावा हम लोग वायु से घिरे होते हैं, जल से घिरे होते हैं, तापमान से घिरे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जीव नहीं होते हैं। वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं जिसमें जीव नहीं होते हैं। और जैविक घटक उसमें जिसमें जीव होते हैं। तो सजीव और अजीव दोनों प्रकार की चीज़ों से घिरा हुआ होता है कोई भी जीव, तो वो क्या होता है? वो उसका पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब इसमें हम देखें अगर, तो ये जो एक्स हैं, एक्स जो जीव है वो खुद का पर्यावरण नहीं है। हम क्या हैं? जैसे हम हैं और आप हैं, तो अगर आप हमारे चारों तरफ आप यहाँ पे बैठे हैं, कोई यहाँ बैठा है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? हमारा पर्यावरण तो होगा, लेकिन मैं खुद का पर्यावरण नहीं होऊंगा। मैं उनका पर्यावरण होऊंगा, मैं उनका पर्यावरण हो सकता हूँ। मैं खुद का पर्यावरण, क्योंकि मैं खुद को नहीं घेर पाता, मैं खुद को नहीं घेरे हुआ हूँ। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है चारों तरफ से घिरा हुआ। मैं अपने आप को चारों तरफ से कैसे घेर सकता हूँ? तो मैं खुद के पर्यावरण में शामिल नहीं होता। मैं क्या करता हूँ? खुद के पर्यावरण में शामिल नहीं होता हूँ, लेकिन मैं दूसरे के पर्यावरण में शामिल हुआ होता हूँ। मैं दूसरे का पर्यावरण हूँ, खुद का पर्यावरण नहीं हूँ। तो ये है पर्यावरण का अर्थ है कि चारों ओर से घिरा हुआ, और कोई भी जीव चारों ओर से जिस चीज़ से घिरा हुआ होता है वो उसका पर्यावरण होता है। और कोई भी जीव दो घटकों से घिरा हुआ होता है अपने चारों तरफ से, एक जैविक घटक से और दूसरा अजैविक घटक से। अब क्या है इसमें? दिए गए समय और दिए गए समय और दिए गए स्थान। दिए गए समय और दो चीज़ हैं, दिए गए समय और दिए गए स्थान, और दिए गए स्थान। आप दिए गए शब्द पे ध्यान मत दीजिएगा, ये समय और स्थान पर ज़्यादा फोकस करिएगा। दिए गए समय और दिए गए स्थान पर वे सभी दशाएं जिनसे कोई भी जीव या जीव समूह घिरा हुआ होता है उसे उसका पर्यावरण कहा जाता है। दिए गए समय और दिए गए स्थान, इस चीज़ को अभी हम समझा रहे हैं क्यों समय और स्थान यहाँ पे है। दिए गए समय और दिए गए स्थान पे वे सभी दशाएं जिसे कोई भी जीव या जीव समूह घिरा हुआ होता है। स्थान की समय और स्थान की वे सभी दशाएं वे सभी दशाएं जिससे कोई भी जीव या जीव समूह या
जीव समूह घिरा होता है, घिरा होता है, वह उसका पर्यावरण होता है। क्या होता है? वह उसका पर्यावरण होता है। दिए गए समय और दिए गए स्थान की वे सभी दशाएं जिससे कोई भी जीव, क्या दशाएं, कोई सभी दशा, क्या सभी दशा वो अजैविक घटक वाली दशाएं हों या जैविक घटक वाली दशाएं हों, वे सभी दशाएं जिससे कोई भी जीव घिरा हुआ होता है, वो दशाएं जो हैं उस जीव का पर्यावरण होता है, उस जीव का या जीव समूह का पर्यावरण होता है। यहाँ पे समय और स्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समय की बात अगर हम लोग करें, कोई भी जीव एक समय में उस जीव का पर्यावरण कुछ और रहता है और कुछ समय बाद उस जीव का पर्यावरण बदल जाता है। जैसे कि अभी सुबह में अगर हम लोग बात करें, सुबह में कोई भी जीव है तो उसका पर्यावरण कुछ और होगा। जैसे अजैविक घटक में अगर देख लें तो सुबह में कोई मान लीजिए एक जीव है एक्स, ऐसे समझें, ये जो एक्स जीव हैं, एक्स जीव इन चीज़ों से घिरा हुआ है। अजैविक घटक में क्या है? सुबह में तापमान, आर्द्रता और वायु दाब, ये सारी चीज़ें क्या रही होंगी? सुबह की बात करें हम लोग, सुबह की बात करें तो एक्स के चारों तरफ ये चीज़ें अलग रही होंगी। क्या? ये तापमान, आर्द्रता, वायु दाब और इसके अलावा ये यहाँ पे भी जैविक घटक में भी सुबह में ढेर सारे जो जैविक घटक रहे होंगे, जो जीव रहे होंगे, जैसे मम्मी पापा भाई बहन, उसमें से कुछ लोग स्कूल चले गए, कुछ लोग काम पे चले गए। तो सुबह की बात करें तो सुबह सब लोग थे, जैविक घटक से हम लोग घिरे हुए थे, सुबह सब लोग थे। सुबह तापमान, आर्द्रता, वायुदाब भी अलग अलग तरीके का था। लेकिन दोपहर हुआ, शाम हुआ, जैसे जैसे समय बदलता गया जीव का पर्यावरण बदलता गया। क्या है? जीव का पर्यावरण बदलता गया। इसलिए यहाँ पे कहा गया है दिए गए समय पर, दिए गए समय। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि समय के साथ किसी भी जीव का पर्यावरण बदलता रहता है। आपका पर्यावरण हो, किसी चीज़ का पर्यावरण हो, किसी जीव का पर्यावरण हो, किसी अजीव का पर्यावरण हो, समय के साथ बदलता रहता है। हमने कहा कि किसी एक जीव है कोई, वो एक्स है, उसके चारों तरफ जो अजैविक घटक हैं पर्यावरण के, वो तापमान है, आर्द्रता है, वायुदाब है। ये सारी चीज़ें सुबह कुछ और रही होंगी, शाम होते होते कुछ और हो जाएगा। तो सुबह उसका पर्यावरण कुछ और था, शाम होते होते उसका पर्यावरण कुछ और हो जाएगा। तो समय बदला और पर्यावरण उसका बदल गया। इसलिए हम कह रहे हैं दिए गए समय। स्थान की बात करें तो ये तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। स्थान की बात करें, कोई भी व्यक्ति, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे स्टिचिंग डेस्क से, टेबल से, कंप्यूटर से, लाइट वगैरह से, ये सारी चीज़ें, दीवारों से घिरे हुए हैं, छत से घिरे हुए हैं, दरवाज़ा से घिरे हुए हैं, मेज कुर्सी टेबल वगैरह सारी चीज़ें, पुस्तकें हैं, इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं। लेकिन इस स्थान पे मैंने स्थान चेंज किया, मैं बाहर चला जाऊँ तो मैं गाड़ी मोटर और पेड़ पौधे उन सारी चीज़ों से घिर जाऊँगा, तो हमारा पर्यावरण वो सारी चीज़ें हो जाएंगे। अभी ये स्थान ये है तो पर्यावरण ये सारी चीज़ें हैं। स्थान चेंज होगा, पर्यावरण वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो स्थान चेंज हुआ, पर्यावरण भी चेंज हो गया। ऐसे ही समय चेंज हुआ, पर्यावरण चेंज हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि दिए गए समय और दिए गए स्थान पे वे सभी दशाएं जिनसे कोई भी जीव चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, वो उसका पर्यावरण होता है। तो समय और स्थान, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब यहाँ या तो उसको किस तरह से देख सकते हैं, एक चीज़ और, वे दशाएं या दशाओं का योग, वे सभी दशाएं या दशाओं का योग जिससे जीव या जीव समूह किसी समय और स्थान पर घिरे होते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख लें।
अगर देखें हम तो वे सभी दशाएं या दशाओं का योग, वे सभी दशाएं या दशाओं का योग, क्या वे सभी दशाएं या दशाओं का योग, या एक दशा हो या ढेर सारी दशाएं हो, सबका योग जिससे किसी समय या किसी स्थान, किसी समय और किसी स्थान, किसी समय व स्थान पर, किसी समय व स्थान पर कोई जीव घिरा हो तो वह उस जीव का पर्यावरण होता है, पर्यावरण होता है। वे सभी दशाएं, वे सभी दशाएं या दशाओं का योग जिससे किसी समय व स्थान पे कोई जीव घिरा हुआ होता है, किससे? दशाओं से। कोई भी जीव घिरा हुआ होता है किससे? वे सभी दशाओं या दशाओं के योग से। वो दशाएं उसकी पर्यावरण हैं, उस जीव की पर्यावरण है वो दशाएं, जिन दशाओं से वो घिरा हुआ है। कब? किसी समय और किसी स्थान पे, तो वो उसका पर्यावरण है। तो ये है पर्यावरण। पर्यावरण में ये सारी चीज़ें हैं। और पर्यावरण दो तरह का हो सकता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण या कृत्रिम पर्यावरण। ये सारी चीज़ें जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये तो लोकल टाइप की चीज़ें हैं, ये अभी मूलभूत चीज़ें हैं, मूलभूत अवधारणाएं हैं पर्यावरण से संबंधित ये सारी चीज़ें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पर्यावरण दो प्रकार से हो सकता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण। यहाँ फ्रेंच यहाँ से भी हटा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं होता है क्या, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण, या इसे कृत्रिम पर्यावरण कहते हैं। कृत्रिम पर्यावरण, इसको कहते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के पर्यावरण हो सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य है, ये सीधी सी बात है, प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ होता है वे सभी पर्यावरण के वे सभी घटक जो प्रकृति ने बनाए हों, जिनको प्रकृति ने तैयार किया हो। पर्यावरण के वे सभी घटक या संगठन यहाँ पे संगठन को देख लें। अगर संगठन क्या है तो संगठन जैसे कोई आप दवाई लेके आते हैं, किसी दवाई में, किसी खांसी या के सिरप में या किसी भी चीज़ में, तो आप देखेंगे उसमें कंपोनेंट होता है। संगठन को इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि किन किन चीज़ों से, किन किन दवाई के मिलने से ये बना है, तो वो उसका क्या होता है, कंपोनेंट होता है। जैसे घर का कंपोनेंट क्या है, सीमेंट है, बालू है, ईंट है, पत्थर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, घर के कंपोनेंट हैं, घर के संगठन हैं। तो किन किन चीज़ों से मिल के जो बना है वो उसका संगठन होता है। तो पर्यावरण जिन जिन चीज़ों से मिल के बना होता है वो उसका संगठन होता है। तो किन किन चीज़ों से मिल के बनता है, वो जैविक घटक से भी मिल के बनता है, अजैविक घटक से भी मिल के बनता है। जैविक घटक में ढेर सारी चीज़ें होती हैं और अजैविक घटक में भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। उन ढेर सारी चीज़ों की बात हो रही है कि पर्यावरण के सभी संगठन या घटक, वे सभी संगठक जिनका निर्माण
प्रकृति द्वारा किया जाता है वे सभी प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं। क्या है? वे सभी प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा स्वतः ही हो गया है। जिसका निर्माण स्वतः हुआ है वे प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ये जैविक घटक हैं। पेड़ पौधे मनुष्य भी हो जाते हैं, जैविक घटक हैं। जीव जंतु जैविक घटक हैं। जल अजैविक घटक है। वायु अजैविक घटक है। मृदा अजैविक घटक है आदि। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें देखिए, इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको मनुष्य ने बनाया हो। मनुष्य ने पेड़ बनाया है, मनुष्य बनाया है, रोबोट बनाए, वो एक वहाँ की बातें छोड़ दीजिए। वहाँ की बातें छोड़ने के बाद बात करें अगर हम लोग, तो पेड़ पौधे जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, वो मनुष्य है, जीव जंतु हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रकृति द्वारा निर्माण की गई हैं। क्या की गई हैं? प्रकृति द्वारा निर्माण की गई हैं। यद्यपि इनमें जैविक और अजैविक घटक हैं। देखिए, पौधे, मनुष्य, जीव जंतु ये अजैविक घटक हैं, जबकि जल, वायु, मृदा मतलब ये जैविक घटक हैं। पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु ये क्या है? वे जैविक घटक हैं। जल, वायु, मृदा आदि ये सब अजैविक घटक हैं। यद्यपि ये सब जैविक और अजैविक घटक हैं, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं, क्योंकि प्रकृति द्वारा इनका निर्माण किया गया है। लेकिन वहीं कृत्रिम पर्यावरण की बात करें तो वे सभी पर्यावरण के वे सभी संगठन, कहाँ से? पर्यावरण के वे सभी घटक या संगठन जिनका निर्माण यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, पर्यावरण के वे सभी घटक या संगठन जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया है। मानव द्वारा किया गया है। ठीक, वो क्या है? कृत्रिम पर्यावरण। जैसे पुस्तकें हैं, मेज हैं, कुर्सी हैं, गाड़ी मोटर हैं, ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स हैं, घर, पुस्तक, मेज, कुर्सी, ये सारी चीज़ें। और तो और ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि अधिकांश वो चीज़ जो निर्जीव हैं, तब जो मानव द्वारा निर्मित है वो निर्जीव ही हैं। क्या है? जो मानव ने निर्मित किया है वो निर्जीव ही हैं, उनमें जीव नहीं है, जीवन नहीं है। यद्यपि जीवन को समाप्त करके बनाया गया, जैसे मेज, कुर्सी, ये सारी चीज़ें लकड़ी का बनाया गया है, तो लकड़ी जो है वो क्या है? पेड़ पौधों से निकल के आता है, और पेड़ पौधे जीवन हैं। तो यद्यपि जीवन को समाप्त करके क्या किया गया है? ये कृत्रिम पर्यावरण का निर्माण किया गया है। लेकिन क्या है कि मानव ने जिनका निर्माण किया है वो कृत्रिम पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। पर्यावरण के बारे में यहाँ तक हो गया है। अगर आगे हम लोग बात करें तो मानव क्या है? मानव क्या करता है? मानव के अलावा अन्य जीव जंतु जो हैं, मानव के अलावा अन्य जीव जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल अनुकूलित करते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को अनुकूलित करते हैं। यदि वो पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को अनुकूलित ना करें तो उनका जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो जाएगा। देखिए, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। कोई भी जीव मानव के अलावा ये क्या है? संपूर्ण
जीव हैं अगर यहाँ पे, तो संपूर्ण जीवों को दो भागों में बांट दें अगर हम लोग बांट रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए बांट रहे हैं, मानव को अलग कर दे रहे हैं यहाँ से और अन्य जीव यहाँ पे अलग कर दे रहे हैं, अन्य जीव इस समूह में हैं। तो जो अन्य जीव हैं, मानव के अलावा जो अन्य जीव हैं, इनको क्या करना होता है, इनको पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण या वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करना होता है। जैसे कि अगर इन जीवों को क्या करना होता है, अपने आप को पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होना पड़ता है, होना पड़ता है, नहीं तो ये मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करते हैं। जैसे देखिए, कोई जीव है, मान लेते हैं ए एक जीव है, ये क्या करता है, ये रह सकता है, इसके शरीर की जो क्षमता है, इसके शरीर की जो क्षमता है वो है, ये क्या कर सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को सह सकता है। क्या करता है, क्या कर सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को सह सकता है, लेकिन आई गर्मी और तापमान हो गया 42 डिग्री सेल्सियस। गर्मी में क्या हो गया, तापमान हो गया 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा, ये बच्चा ए मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठंडी की बात अगर कर लें, ठंडी में क्या हो गया, ठंडी में तापमान पहुंच गया, मान लेते हैं 17 डिग्री सेल्सियस, तो भी ये बच्चा मर जाएगा, ए मर जाएगा। तो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, अपने आप को इस काबिल नहीं बना पाएगा कि ये 42 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सके, क्योंकि इसका जो नॉर्मल जो है, सामान्य तापमान जो है उसका 25 डिग्री सेल्सियस है। तो यदि ये अपने शरीर को, अपने क्षमताओं को उस प्रकार न विकसित कर दे जिससे कि वो 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सह ले, तब तक वो क्या करेगा, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान आते ही मर जाएगा। मच्छर को अगर हम लोग देखें तो मच्छर बहुत ज़्यादा गर्मी में मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी में मर जाते हैं, नॉर्मल तापमान में रहते हैं। वो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते, पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं। हमने कहा कि मानव के अलावा जो अन्य जीव जंतु हैं वो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। मच्छर का उदाहरण ही नहीं, मच्छर तो आमतौर पे हमें देखने को मिलते हैं। अगर गैया की बात करें, पशु की बात करें, तो वो जीव भी अगर मान लेते हैं कि गर्मी का तापमान हो गया 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया तो वो सब मरने लगेंगे। मानव क्या करेगा, मानव तापमान को अपने अनुसार अनुकूलित कर लेगा, मानव पर्यावरण को अपने अनुसार अनुकूलित कर लेगा। वो एसी बना के अपने रूम का तापमान कर देगा 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, जितने तापमान में वो रह सकता है, वातावरण को अपने अनुसार ढाल देगा। ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों को क्या करना होगा, इन लोगों को अपने शरीर को वातावरण के अनुसार ढालना होगा, और ये वातावरण को अपने शरीर के अनुसार ढाल देते हैं। ये है फर्क मानव और अन्य जीव जंतु में। तो इनको क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण, अब इसको अभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा इस चीज़ को। ये क्या है कि वे अन्यत्र चीज़ नहीं है, अन्य चीज़ नहीं है। आगे एक चीज़ आएगा जिसमें कहा जाएगा कि जो मानव है पर्यावरण में, पहले से ही बता दें ताकि आप इसको ये ना सोचें कि ये फालतू की चीज़ है। तो एक चीज़ होता है पर्यावरण में कि पर्यावरण में मानव एक सक्रिय
सक्रिय अभिकर्ता है, जबकि अन्य जीव जंतु अक्रिय अभिकर्ता हैं, अक्रिय अभिकर्ता हैं। इसको क्या कहते हैं? अक्रिय अभिकर्ता जो हैं इसको कहते हैं पैसिव एजेंट। ये क्या है? सक्रिय अभिकर्ता जो हैं वो है एक्टिव एजेंट। ये है पर्यावरण में मानव एक सक्रिय अभिकर्ता है, जबकि अन्य जीव जंतु नहीं, सक्रिय अभिकर्ता है ना, सक्रिय अभिकर्ता है। मानव क्या है? सक्रिय अभिकर्ता है, एक्टिव एजेंट हैं, और अन्य जीव जंतु क्या हैं? अक्रिय अभिकर्ता हैं, पैसिव एजेंट हैं। तो इस चीज को कैसे समझा जाएगा? ये एक लाइन है पर्यावरण में, इस चीज को समझा रहे हैं यहाँ पे, इसी चीज को समझ रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि ये काम की चीज है। पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि काम की चीज नहीं है, अब क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। तो अब देखिए कि अन्य जीव जंतु क्या करते हैं? पर्यावरण के अनुसार अपने आप को, अपने शरीर को अनुकूलित करने की जरूरत होती है अन्य जीव जंतुओं को, अन्यथा वो मर जाएंगे। इसलिए इनको अक्रिय अभिकर्ता कहा जाता है पर्यावरण में, इसीलिए इनको अक्रिय अभिकर्ता कहा जाता है। कभी कभी कथन कारण में ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो अक्रिय अभिकर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर को अनुकूलित नहीं कर पाएंगे तो ये मर जाएंगे। इनको अपने, जैसे मच्छर देख लेते हैं, मच्छर उदाहरण में देख लें, मच्छर मर जाते हैं अधिक गर्मी में, अधिक ठंडी में मच्छर मर जाते हैं, नहीं देखने को मिलते हैं, नॉर्मल तापमान में देखने को मिल जाते हैं। तो ये है अन्य जीव जंतु के बारे में। और मानव क्या करता है? मानव अपने अनुसार ढाल देता है। पर्यावरण को अपने क्षमतानुसार संशोधन करता है। मानव को गर्मी लगा एसी बना लिया, ठंडी लगा कूलर बना लिया, गर्मी लगा एसी बना लिया, कूलर बना लिया, पंखा बना लिया, गर्मी लगा, ठंडी लगा हीटर बना लिया, आग जला के ताप लिया, ठंडी लगा आग जला के ताप लिया। तो मानव क्या करता है कि अपने शरीर को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित करने के बजाय पर्यावरण को अपने शरीर के अनुकूल कर लेता है। अन्य जीव जंतु कर ही नहीं पाते, इसलिए वो मर जाते हैं। इसलिए पर्यावरण में मानव एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है, और जबकि अन्य जीव जंतु अक्रिय अभिकर्ता के रूप में रखे जाते हैं। अब कोई भी अध्ययन अगर हम लोग बात करें, कोई भी अध्ययन क्यों किया जाता है? वो मानव को ही केंद्र में रख के किया जाता है। यद्यपि मानव का अध्ययन नहीं किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मानव को ही केंद्र में रख के कोई भी अध्ययन किया जाता है। कोई भी हम लोग जीव विज्ञान पढ़, भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों हम जान रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना कैसी है? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना हम लोग अगर समझ पाते हैं तो हम जान पाएंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, उनको निकाल के हम मानव का विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। यदि हम ये जान पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या क्या चीज़ें हैं, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में जान पाते हैं, तो हम शायद पृथ्वी के आंतरिक भागों की जो एनर्जी है, पार्थिव जो वो एनर्जी है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो ऊर्जा है, अपने तकनीकी कौशल से उसका प्रयोग करके उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया जाए, तो फिर ऊर्जा संसाधन जो
ऊर्जा समस्या से निपटना पड़ता है उससे निजात मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और चीज़ें मौसम पढ़ते हैं हम लोग, मानव को ही केंद्र में रखते हैं। मौसम क्यों पढ़ते हैं? कोई भी विषय ले लीजिए, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, कोई शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं हम लोग, तो उसका केंद्र होता है मानव। तो यहाँ पे भी पर्यावरण भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो केंद्र में मानव होगा। हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि मानव का पर्यावरण के बारे में हम लोग जान पाएँ और प्रकृति के बारे में हम लोग जान पाएँ। और अगर हम प्रकृति के बारे में अच्छे से जान पाते हैं तो फिर मानव का जो जीवन है उसको भी सुगम बना सकते हैं। नहीं तो फिर प्रकृति के या पर्यावरण के नियमों को हम लोग नहीं जान पाएंगे। जैसे बाढ़, भूकंप, ये सारी चीज़ें आती हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। ऐसे छोड़िए, अच्छा जैसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को अगर हम लोग ना समझ पाएँ, पर्यावरण प्रदूषण को अगर हम लोग समझ नहीं पाते हैं तो क्या होगा कि प्रदूषण इतने बड़े पैमाने पे बढ़ जाएगा कि मानव जीवन को हानि पहुंचाएगा। तो कुल मिला के अंतिम जो केंद्र है अध्ययन का वो मानव है। तो मानव के लिए ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पर्यावरण में सबसे पहले पर्यावरण और मानव के बीच का जो संबंध है इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आधारभूत संकल्पना में हम लोग पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध क्या क्या है उन चीज़ों को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नियतिवाद और संभववाद और नव निश्चयवाद। नियतिवाद को निश्चयवाद कहते हैं। वो 3 उपागम पढ़ते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखना है वो मानव और पर्यावरण के संबंध के बारे में देखना है। मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा है, तो जैसा कि हमने अभी ये पर्यावरण की परिभाषा देखा कि उन सभी दशा या दशाओं का योग, वे सभी दशाएं या दशाओं का योग जिसने किसी समय या स्थान पे किसी जीव को घेर रखा है वो उस जीव का पर्यावरण होता है। ठीक, ये तो पर्यावरण की परिभाषा हमने देखा। इन दशाओं में से जिसका उपयोग जीव अपने लाभ के लिए कर पाता है ना, इन दशाओं में से जीव अपना उपयोग अगर जीव अपने लाभ के लिए कर पाता है तो उन दशाओं को संसाधन कहते हैं। बाकी सारे रिसोर्स हो जाते हैं, उसे परिस्थितियां कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें परिस्थितियां हो जाती हैं, इनको लिख लीजिए। उन सभी दशाओं का योग, पहले इस चीज़ को लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। उन सभी दशाओं का योग या दशाएं जिससे कोई जीव किसी स्थान व समय पर घिरा हो, वह दशा उसका क्या, जीव का, वह उसका मतलब वह दशा उस जीव का पर्यावरण होता है, पर्यावरण होता है। इन दशाओं में से जीव जिसका प्रयोग कर लेता है वह उसके लिए संसाधन होता है, बाकी सारी परिस्थितियां होती हैं। जिन दशाओं का उपयोग जीव अपने लिए कर लेता है वह संसाधन बाकी के दशाएं परिस्थितियां
हो जाती हैं। ये चीज़ है। वे सभी दशाएं जिनका उपयोग कोई जीव अपने लिए कर पाता है वे उसका संसाधन हो जाता है, क्योंकि वो उपयोग कर रहा है, उसका संसाधन है। लेकिन जिन दशाओं का उपयोग जीव अपने लिए नहीं कर पाता है वह दशा उस जीव का वो हो जाता है परिस्थितियां हो जाती हैं उनका। ये चीज़ें हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को विस्तार से समझेंगे। अब चूंकि विस्तार से समझना है इसलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो कैसा है, वो उसके लिए 3 उपागम दिए गए हैं। 3 उपागम कौन कौन से हैं? निश्चयवाद है, जिसको नियतिवाद कहते हैं। इसमें निश्चयवाद में क्या है, प्रकृति सर्वे सर्वा है। प्रकृति जो है वो सर्वे सर्वा है और मानव प्रकृति के अधीन है। मानव क्या है, प्रकृति का दास है। इस अवधारणा में ये चीज कहा गया। दूसरा जो है वो है संभववाद। संभववाद में कहा गया कि मनुष्य जो है वो सर्वे सर्वा है, प्रकृति दास है मनुष्य का, ये चीज कहा गया। और नवनिश्चयवाद आया। नवनिश्चयवाद में ये कहा गया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की आवश्यकताएं हैं प्रकृति में। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध में होंगी अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।